गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। ईश्वर से अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी जगह सही होंगे और अपने आप को इस कोविड महामारी से बचा करके रखना है। परिवार का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। आज के हमारे सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ डिटर्मिनर्स के प्रयोग के बारे में जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, जिनका नाम हम सुनते हैं या आपको कहीं लिखे हुए दिखते हैं तो ऐसा लगता है ये वर्ड या ये डिटर्मिनर्स जो हैं मेरे बहुत अधिक परिचित हैं, पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा भी लगता है कि ये मुझे आते हैं। लेकिन जब एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आता है तो वे वर्ड्स, वे डिटर्मिनर्स जिनके बारे में हम सोच रहे थे बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं अपने, उनसे आने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उन डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं जो बार बार लगभग सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें पूछे जाते रहे हैं। जैसे हम बात कर लें आर्मी कलर की एग्ज़ाम हो या फिर मेट्रो की एग्ज़ाम हो या हमारे यहाँ एलडीसी की एग्ज़ाम हो, बैंक एसएससी में, नेवी एयरफोर्स में, हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ तक कि हम जैसे सब्जेक्ट का पेपर देते हैं एज ए सेकंड ग्रेड इंग्लिश का, तो उनमें भी पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। जीके का पेपर जो होता है उसमें भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे कौन से डिटर्मिनर्स की। तो देखिए, यूनिट या जो टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनर्स। टॉपिक है स्टूडेंट्स डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स में जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं आपने सबने सुन रखे होंगे। तो देखिए, एक है फ्यू, एक है एफ्यू और दूसरा है लास्ट में द फ्यू। ये नाम आपने काफ़ी बार सुने होंगे। आपको इनको सुनकर ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इनके बारे में हम जानते नहीं हैं या इनसे आप परिचित नहीं हैं, ऐसा कतई नहीं लग रहा होगा। और काफ़ी बार, बहुत बार आज तक आपने इनको पढ़ा भी होगा। जैसे आपने 9th-10th तक रहे होंगे तब भी पढ़े होंगे, उसके बाद भी बहुत बार पढ़े होंगे, कोई कंपटीशन एग्जाम दी होगी तो हर बार जब भी पढ़ते हैं आपको ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ईजी हैं और आते हैं। लेकिन एग्जाम जब लगती है तो पेपर में जब इनसे क्वेश्चन आता है तो गलत होता है। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूं और इस तरीके से, इस प्रकार से समझाने का प्रयास रहेगा कि अब तक जो पढ़ा या आज तक आपने जो पढ़ा, काफी कुछ इनके बारे में पढ़ रखा होगा, काफी कुछ इनके बारे में आप जानते होंगे, उससे अच्छा और एक उस तरीके से कि अगर एग्जाम में आए इनसे क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो, वो क्वेश्चन क्या हो जाए आपका सही। टारगेट, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि इनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें लिखनी है या इनके बारे में कोई हमें आर्टिकल लिखना है जिसमें इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। नहीं, उद्देश्य या जो टारगेट है, मैं आप प्रयास करूंगा कि आपको इस तरीके से बताया जाए कि अब के बाद, इस सेशन के बाद जब आप पढ़ लें, उसके बाद यदि आप एग्जाम दें और इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट, पहली बात कि हम बात कर लें कि ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में फ्यू, एफ्यू और द फ्यू, इनको किस नाम से जाना जाता है या ये जो हैं इनको कौन सी इकाई में शामिल किया गया है। तो पहले बात कर लें कि इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सब एक बार अच्छे से बोलिए, क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स कहा जाता है। चलो, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में हम बात कर लें कि डिटर्मिनर्स और दूसरा, आप इन शब्दों के लिए आप एक यूनिट, एक टाइटल यूज कर सकते हैं, इनडेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स। ये क्या हैं? इनडेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको हम इनडेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि इनका प्रयोग कहां होगा।
तो इनका प्रयोग होता है एक ऐसे शब्द से पहले जो काउंटेबल होना चाहिए। पहली शर्त है क्या, सभी बोलिए, काउंटेबल होना चाहिए, शाबाश। दूसरी शर्त है प्लूरल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, प्लूरल। इन यानी कि फ्यूका, एफ्यूका, द फ्यूका, इन तीनों भाइयों का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होगा जो शब्द, पहली शर्त काउंटेबल होना चाहिए, दूसरी शर्त है क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो आ जाइए लिख लेते हैं। इनके प्रयोग से संबंधित आपको दो बातें याद रखनी हैं स्टूडेंट्स। पहली कि पहला जो शर्त है, शर्त ए, वो तो है नाउन काउंटेबल होना चाहिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए। दूसरी शर्त है प्यारे विद्यार्थियों, हाँ क्या है बताइए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, शाबाश, सबने सही बोला, नाउन प्लूरल होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। 2 पॉइंट निकल के आए। नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल। अब काउंटेबल कैसे हो, कैसे पता चले काउंटेबल है नाउन, तो मैं आपको बताता हूं। जिसके साथ आप गिनती लगा सकें, 100 तक गिनती सभी को आती होगी, 1 2 3 4 5, ये बोलने में जिस भी शब्द के साथ उचित लगे ना, वो काउंटेबल है। सीधा सा बिल्कुल सरल फंडा है। क्या क्या बोला कि जिनके साथ आप क्या लगा सकते हैं, गिनती, वो क्या है, काउंटेबल। दूसरा क्या होने चाहिए, प्लूरल, यानी एक की ओर, एक वस्तु, एक व्यक्ति की ओर इशारा करने वाले ना हो, बल्कि एक से अधिक की ओर, वो क्या होंगे, प्लूरल। जैसे देखिए हम शब्द लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं PERSON, पर्सन, तो पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ फ्यू, एफ्यू, द फ्यू तीनों का ही प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हम लिखें PERSONS, पर्संज, तो पर्संज प्लूरल है। अब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति बोलना उचित है, कतई गलत नहीं है, तो सिद्ध हो गया काउंटेबल है। एस लगा है लास्ट में, तो सिद्ध हो गया प्लूरल है। तो हम इससे पहले इन तीनों भाइयों का यानी कि फ्यू का, एफ्यू का और द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आगे बात करें, 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि किसके साथ नहीं होगा, सिंगुलर के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि अनकाउंटेबल, नोट याद रखें, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल वर्ड्स से पूर्व इनका प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल वर्ड्स से पूर्व इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए मनी। अब मनी शब्द अनकाउंटेबल है, कैसे सिद्ध हो, तो मैं एक आपको सरल सा उपाय बताता हूं। जिन शब्दों के साथ हम गिनती लगाएं और गिनती अटपटी लगे, उचित नहीं लगे, यानी वो उनपे सेट नहीं हो, जैसे 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 1 धन, 2 धन, 3 धन, गलत है, दिखने में अटपटा लगता है, सुनने में अटपटा लगता है, तो ये वर्ड है अनकाउंटेबल। इनसे पहले यानी अनकाउंटेबल वर्ड्स से पहले हमें फ्यू, एफ्यू, द फ्यू इन भाइयों का प्रयोग नहीं करना है। यहां तक बात क्लियर कि 2 पॉइंट किसके साथ होगा, बोलिए सभी। एक तो शर्त है काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले होगा। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, जैसे पर्सन, पर्सन्स, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ हो जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। अब इन तीनों शब्दों का यानी ये जो 3 भाई हैं, इन तीनों भाइयों का मीनिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम मीनिंग की, ठीक है। मीनिंग है, जैसे 1 नंबर पे है फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है न के बराबर संख्या में, न के बराबर संख्या में। फ्यू का मतलब हो गया न के
ना के बराबर संख्या, ना के बराबर संख्या। ठीक है, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है ना। फिर दूसरा है एफ्यू, इसका मतलब होता है कुछ संख्या में, कुछ है, इसका मतलब है पॉजिटिव। फिर देखिए 3 नंबर द फ्यू, इसका मतलब होता है संपूर्ण संख्या जो कम संख्या में है, संपूर्ण संख्या जो कम संख्या में है। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में पहले हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। ये अगर आपको अर्थ याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं भी रहे ना तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ये याद रखना या इसको रट्टा मारना जरूरी नहीं है, फिर भी मतलब समझिए। जब मान लीजिए हमें ये बताना हो कि एक बहुत बड़ी संख्या में वस्तुएं हैं या फिर पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं, उनमें से ना के बराबर संख्या में कुछ भी है, अगर हमें उसके बारे में बोलना है तो हमें उसके साथ लगाना है फ्यू। बहुत कम संख्या में है यानी कुछ संख्या में अगर हैं तो हमें बोलना है एफ्यू। और अगर बहुत कम संख्या में किसी पशु पक्षी की संख्या बतानी है और वो सारी की सारी बतानी है तो बोलना है द फ्यू। तो क्या बोलना है? द फ्यू। अब देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, ये हिंदी अर्थ आपको याद रहे चाहे नहीं रहे। नेगेटिव का मतलब है कि फ्यू शब्द जो है इसका प्रयोग करने का मतलब है नेगेटिव। तो इतना सा याद रखिए, जब भी हम इसका प्रयोग जिस वाक्य में करें उस वाक्य में नोट नहीं होगा। एफ्यू जो है ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, यानी हम इसकी जगह सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। द फ्यू ये है कम संख्या लेकिन कंप्लीट संख्या, टोटल नंबर विच आर इन स्मॉल नंबर्स, जो क्या है कम संख्या है लेकिन सारी। अब देखिए इधर इस बात को यूं समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, वह किसी गांव के या अपने गांव के मेले में घूमने चला जाता है, मेला दर्शन करने के लिए जाता है। अब उसके पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है, लेकिन पैसे इतने कम हैं कि वो कोई भी वस्तु जो है वो खरीद नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए वो कोई 10, 20, 50 रुपए का खिलौना नहीं खरीद सकता हो और कोई चीज खाने पीने की नहीं खरीद सकता हो, तो हम उसे कहेंगे फ्यू रुपीज। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट समझिए, उसके पास पैसे हैं लेकिन इतने हैं कि वो कुछ खरीद सकता है जो उसको अति आवश्यक है, ऐसी चीज वो खरीद सकता है, कम मूल्य की चीज, तो हो जाएगा एफ्यू। अब देखिए वो घर से अपने गांव के मेले के दर्शन के लिए निकला। अब उसके पास जितने भी थे पैसे, 10 थे, 20 थे, 40 थे, 50 थे, वो मेले में पहुंचा और वहां किसी जेब कतरे ने उसके वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए थे वो भी निकाल लिए। तो उन रुपयों से पहले आएगा द फ्यू। उन रुपयों से पहले क्या आएगा? द फ्यू। अब देखिए मैं आपको बात समझाता हूं। फ्यू का प्रयोग आपको उस संख्या के लिए करना है जो न के बराबर है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, सेंटेंस में कोई ऐसा कथन कहा जाए या इस प्रकार की जानकारी दी जाए जिसको पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि यह न के बराबर संख्या में ऐसा होता है। जैसे मैं कहूं इस संसार में 9 फीट से ज्यादा की हाइट वाले लोग न के बराबर हैं। 9 फीट से ज्यादा की हाइट वाले लोग न के बराबर हैं, यानी जिनकी लंबाई 9 फुट हो
ऐसे लोगों की संख्या कितनी है इस दुनिया में, क्या आप नहीं जानते? आप जानते हैं न के बराबर है, कोई इक्के दुक्के आदमी मिलेंगे आपको ऐसे। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? फ्यू आएगा। कंप्लीट। फिर जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, हम चर्चा करें कि इस संसार में, इस पूरी दुनिया में, ठीक है, 7 फुट से ज्यादा के हाइट के लोग कुछ संख्या में है, 6 फुट, 6.25 फुट इतनी होती है। इनकी अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 7 फीट हाइट वाले लोग जो हैं वो, उनकी संख्या कुछ संख्या है, कम संख्या है। तो यहां आएगा ए फ्यू। दोनों को समझिए, 9 फुट वाले तो गिने चुने हैं, 1 2 न के बराबर। 7 वाले जो हैं वो 9 फुट वालों से थोड़े से ज्यादा हैं, तो उनके लिए आ जाएगा एफ यू। ठीक है। और मान लीजिए जो 9 फुट वाले थे इस संसार में, इस दुनिया में, इक्के दुक्के वो भी मर जाएं एक साथ, तो आ जाएगा द फ्यू। वो भी क्या हो जाएं स्टूडेंट्स? मर जाएं, तो क्या हो जाएगा? द फ्यू। तो अब मैं उदाहरण लेता हूं, फिर एक और उदाहरण समझिए। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको आपने अपना कोई सीक्रेट यानी कि रहस्य बताया और वो उसे रख पाए, वो किसी न किसी दिन उसको उजागर कर देंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती है, तो फ्यू आएगा। बात करें हमारी राजनीति की, तो पूरे भारत में या बाहर की बात नहीं करें, अपने देश की बात कर लेते हैं। यहां अगर हम राजनेताओं की लिस्ट बनाएं तो न के बराबर राजनेता ऐसे निकलेंगे जो गरीब हैं, जो ईमानदार हैं, जो क्या हैं? गरीब हैं और ईमानदार हैं। ऐसे की संख्या न के बराबर निकलेगी। समझ में आ रही है बात? तो जब भी ऐसे सेंटेंस बोलने हो, यानी हमें ऐसे किसी संख्या की बात करनी हो जिसके बारे में हमें पता हो, प्लस जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें पढ़ रहे हैं, उनको भी स्पष्ट पता चल रहा हो कि इनकी संख्या न के बराबर है, तो हमें किसका प्रयोग करना है? फ्यू का। और जब यह बताना हो कि इनकी संख्या न के बराबर नहीं, थोड़ी है, तो एफ यू। और जब जो थोड़ी है, न के बराबर है, चाहे थोड़ा बहुत है, वो सारी की सारी चली जाए, मर जाए, जैसे मैंने कहा 9 फुट के 2 3 4 आदमी है और वो एक साथ मर जाएं, तो क्या आ जाएगा? द फ्यू आ जाएगा। कंप्लीट बात। अब यहां देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं बोर्ड पे, देखना। जैसे मैं लिख दूं फ्यू persons has above 9 feet height। ठीक है, तो फ्यू आएगा। अब इसमें हम ए फ्यू नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखिए ये फिक्स है, 9 फुट से ज्यादा के लोगों की संख्या बहुत कम है न के बराबर। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है यहां फ्यू सही है। फिर इसके बाद में देखिए, जैसे मैंने कह दिया फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट। फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट। तो यह भी संख्या क्या है? न के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया? फ्यू का प्रयोग कर दिया। लीडर्स प्लूरल है, शर्त पूरी हो रही है। पर्सन क्या है? प्लूरल। हमने पहली शर्त लिखी थी, इन तीनों भाइयों का प्रयोग काउंटेबल शब्दों से पहले होता है। तो पर्सन और लीडर्स काउंटेबल हैं, एक नेता, दो नेता, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति गिन सकते हैं, सिद्ध हो गया। फिर प्लूरल भी हैं, तो इनका प्रयोग सही है। अब देखिए इसके बाद में जैसे सेंटेंस लिखा जाए, फ्यू पर्सन्स कीप, सॉरी, फ्यू पर्सन्स कैन, फ्यू पर्सन्स, क्या बात है साहब, किसी ने
few persons can keep secret. ठीक है, अब यहां देखिए, जब तक, अब बात करें एफ यू की, तो जब इनसे ज्यादा संख्या बतानी हो तो किसका प्रयोग कर देंगे? एफ यू का। अब देखिए, जैसे ए फ्यू पर्सन्स हैव, ए फ्यू पर्सन्स, यहां भी हैज की जगह हैव आएगा पहले वाक्य में। ए फ्यू पर्सन्स हैव अबव 7 फीट हाइट। ठीक है, अब यहां पे 7 फीट वाले हैं, ये कुछ मात्रा में हैं, मौजूद हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एग्जाम जो आपकी होगी, उस एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऐसे एक सिंगल सेंटेंस अगर देगा, तो उस सिंगल सेंटेंस में ऐसा कोई फैक्ट जो पूरी दुनिया जानती है कि इनकी संख्या न के बराबर है, ठीक है ना, इनकी संख्या न के बराबर है, अगर ऐसा फैक्ट हो तो प्लूरल नाउन से पहले फ्यू लगा देना है। बाकी जिन वाक्यों में हमने फ्यू लिखा है उन सभी वाक्यों में हम ए फ्यू भी लिख सकते हैं। उन सभी वाक्यों में क्या लिख सकते हैं हम? ए फ्यू। ठीक है, जैसे हम अपनी भाषा में अपने सुनने वाले को समझाते हैं, ना के बराबर पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, समझ जाता है। उसी प्रकार एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को फ्यू बोलता है तो दूसरा अंग्रेज समझ जाता है न के बराबर चीज है या न के बराबर संख्या की चर्चा हो रही है। और ए फ्यू बोलता है तो दूसरा अंग्रेज समझ जाता है कुछ संख्या में चर्चा हो रही है। समझ में आ गई बात? तो जब सेंटेंस में ऐसा कोई फैक्ट नहीं हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं हो जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती हो कि ये न के बराबर हैं, तो उन वाक्यों को छोड़ करके जो न के बराबर है, अगर उन्हीं की चर्चा हो, उसी जानकारी की चर्चा हो, तो फ्यू आ जाएगा। लेकिन बाकी जो वाक्य बच गए उनमें हम फ्यू की जगह ए फ्यू कर सकते हैं और ए फ्यू की जगह फ्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई गलती नहीं है, सिर्फ हम क्या बोलना चाहते हैं वो भाव अगला समझ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की कि एग्जाम में क्या हो। तो देखिए, हम बात करते हैं हमारे एग्जाम की, अगर सिंगल सेंटेंस है तो हम जैसा भाव व्यक्त करना चाहते हैं, जैसी हमारी सोच है, हम चाहते हैं कि सुनने वाले को यह पता चले कि न के बराबर संख्या है, और हम चाहते हैं कि सुनने वाले को पता चले कि कुछ संख्या है, तो हम फ्यू और ए फ्यू दोनों बोल सकते हैं। तो अब एग्जाम में क्या करें? तो अब मैं वो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जो आज आपको इस योग्य बनाएगा कि आगे इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, अब एग्जाम में बताता हूं, जब सेंटेंस जो है एक ही है तो ये रूल लागू होता है कि फ्यू भी आ सकता है और ए फ्यू भी। लेकिन अब एग्जाम में एक सेंटेंस वाले में कभी भी फ्यू और ए फ्यू में अंतर नहीं पूछता है। फिर से सुनिए, आज तक ऐसी एग्जाम नहीं हुई है, आज तक किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है कि एक सिंगल सेंटेंस है और उस सेंटेंस में फ्यू और ए फ्यू में अंतर पूछा हो। तो फिर कैसे पूछता है? तो देखिए, मैं आपको पैटर्न बताता हूं। पैटर्न है कि एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है जी, फिर इसके बाद में एक और सेंटेंस दे दिया, दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस में, मान लो जैसे बी है उसी में, मान लो दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस में आपको कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इनमें से किसी भी, जैसे कर्ता से पहले या क्रिया से पहले आपको खालिस्तान मिल गया और इस खालिस्तान के बाद में काउंट व प्लूरल नाउन है या प्लूरल शब्द है, काउंट भी है और प्लूरल भी है, कंप्लीट बात। तो मान लीजिए जैसे सेंटेंस बी में
प्रश्न पूछा गया है, खालिस्तान दिया गया है जहां आपको फ्यू या ए फ्यू में से किसी एक का प्रयोग करना है। अब देखो ये जो पहला सेंटेंस है, यदि ये नेगेटिव हो या ये सेंटेंस बाद में लिखा हो, सेंटेंस यानी वाक्यों का जो स्थान है, यानी जिसको अब हम पहला कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं, इनका स्थान बदल सकता है ना, रूल नहीं बदलेगा। तो मान लीजिए ये सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव दो तरीके से हो सकता है, एक ए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, और दूसरा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार वाले को आप देखते ही पहचान जाएंगे, नोट नो मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दो सेंटेंस है क्वेश्चन में और खालिस्तान के बाद जो शब्द आ रहा है वो शब्द है काउंट व प्लूरल शब्द। कैसा शब्द है? काउंट व प्लूरल शब्द है। तो अब ध्यान से सुनिए, जो दूसरा वाक्य है जो चाहे पहले स्थान पर लिखा है, यानी यहां पहले आया है, चाहे इसको उठा करके यहां ले आओ, कोई से भी जगह, अगर उस पहले में या दूसरे वाक्य में दो बातें आपको दिख रही हैं, अर्थ के आधार पे नकारात्मक हो या फिर बनावट के आधार पे नकारात्मक हो, तो दूसरे वाक्य में ओनली केवल फ्यू आएगा, केवल फ्यू आएगा और कुछ नहीं आ सकता। केवल क्या आएगा? फ्यू आएगा। जैसे मैं आपको अब उदाहरण बताता हूं, पहले तो मैं वाक्य नकारात्मक अर्थ के आधार पर से बताता हूं। जैसे ये कहा जाए इट इज इम्पॉसिबल। अब देखो इसमें कहीं पे भी नोट या नो वर्ड नहीं दिख रहा है, इट इज इम्पॉसिबल। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे, इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है नोट या नो। ये दिखने में नकारात्मक नहीं है, ये अर्थ में यह असंभव है। अब इसका जो मीनिंग है वो ही मीनिंग इस वाक्य का है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए दोनों का मीनिंग समान है, चाहे इट इज पॉसिबल कह दीजिए, इम्पॉसिबल कह दीजिए, चाहे इट इज नॉट पॉसिबल कह दीजिए। अब इन दोनों वाक्यों के बाद में मान लीजिए आपको दे दिया टू रन ए स्कूल विद ब्लैंक स्टूडेंट्स, और ये लो फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन फ्यू, बी ऑप्शन ए फ्यू, सी ऑप्शन द फ्यू और डी ऑप्शन मान लीजिए नन ऑफ दीज, या दे दिया जैसे मैनी। अब मैं आपसे शुरू में चर्चा की कि ये जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो इनके बारे में जो जानकारी है उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाता है। अब नहीं होगा। देखिए सूत्र काम में लीजिए, सूत्र मैंने बताया, यह भी ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए एग्जाम होती है, सिंगल सेंटेंस आता है, तो फ्यू में और ए फ्यू में तभी डिफरेंस हो सकता है जब हम कोई ऐसी यूनिवर्सल यानी ऐसी किसी ब्रह्मांड के जानकारी या तथ्य की बात करें जिसके बारे में पूरा विश्व जानता हो कि इनकी संख्या न के बराबर है, तो ही फ्यू आ सकता है। बाकी अदर सिंगल सेंटेंस है तो वो बोलने वाले के नॉलेज पर निर्भर करता है। यदि वह चाहता है कि सुनने वाले को ना के बराबर संख्या के बारे में बताना है तो वो फ्यू बोल देगा, और यदि वह चाहता है कि सुनने वाले को मुझे बोध कराना है कुछ संख्या में तो वो बोलेगा ए फ्यू। बाकी इसके अलावा दुनिया का कोई भी आदमी कंफर्म सिर्फ एक सेंटेंस में ये नहीं कह सकता कि यहां फ्यू आएगा यहां ए फ्यू आएगा, लेकिन वो सेंटेंस जो मैंने कहा नो फिट से ज्यादा है वहां फ्यू ही आएगा, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस या वैसी जानकारी होगी तो फ्यू लगाना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दो सेंटेंस होते हैं। अब देखिए आपका पहला सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस कोई सा भी हो, क्वेश्चन जो पूछा गया जिसमें वो पहले आ सकता है, ये बाद में जा सकता है, लेकिन आपको जो पॉइंट नोट करना है वो देखिए, ना तो पूरे वाक्य को बार बार पढ़ने की जरूरत होगी, ना आपको ज्यादा उसका हिंदी अर्थ समझने की जरूरत होगी। काफी बार स्टूडेंट्स
जब इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करते हैं आंसर क्या आएगा ये बाद में डिसाइड करते हैं, पहले उस क्वेश्चन की हिंदी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने की आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे उत्तर का कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है क्या। नेगेटिव दो तरीके से हो सकता है, अर्थ के आधार पे और बनावट के आधार पे। जैसे मैंने आपको उदाहरण लिख के बताया, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये दिखने में नकारात्मक नहीं है लेकिन अर्थ के आधार पे क्या है, नकारात्मक। फिर इसी के बराबर हमने एक और सेंटेंस लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल। दोनों वाक्यों का मीनिंग एक है, लेकिन दूसरे में हमें नोट साफ साफ दिख रहा है कि ये नेगेटिव है। अब पहले वाक्य प्रश्न जो है, ये हमें प्रश्न पूछा गया, इसमें वाक्य जो है वो या तो अर्थ के आधार पे नेगेटिव है या फिर स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पे नेगेटिव है। और आगे जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है टू रन ए स्कूल, एक स्कूल चलाना विद खालिस्तान स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्लूरल है प्लस काउंटेबल नाउन है। एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, तीन, चार गिनती लग सकती है, मतलब काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो प्लूरल भी है, मतलब फ्यू के या जो फ्यू भाई हैं उनका प्रयोग हम यहां कर सकते हैं। अब बात है फ्यू आएगा या ए फ्यू आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि अगर एक वाक्य नेगेटिव हो तो फ्यू आएगा, तो आंसर आ जाएगा फ्यू। आपको पूरे वाक्य को पढ़ने या इसकी हिंदी समझने की जरूरत नहीं पड़ी, ये फार्मूला याद रखिए। कंप्लीट बात, तो आंसर क्या आ गया, फ्यू। अब कंफ्यूज दूर हो गया, सभी बोलिए एक बार, सही से हो गया या नहीं हो गया, शाबाश। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि द एफ यू कब आए। तो एफ यू के लिए इसका उल्टा कर लेना है। क्या कर लेना है, जैसे सेंटेंस और फिर एक सेंटेंस, आपको सेंटेंस बी में मान लीजिए क्या देता है, खालिस्तान, और इसके बाद में काउंट व प्लूरल शब्द दिया हुआ है। खालिस्तान के बाद क्या है, काउंट व प्लूरल शब्द है, ठीक है ना। अब देखो, जो पहला सेंटेंस आपने लिखा है, ये पहला सेंटेंस सकारात्मक हो, ठीक है ना, यहां एफ यू आएगा, यहां क्या आएगा, एफ यू आएगा, यहां क्या आ जाएगा, एफ यू आ जाएगा। समझ आ गई बात। जैसे ऊपर जो सेंटेंस लिखा उसकी जगह ये होता, इट इज पॉसिबल टू रन ए स्कूल विद, फिर देखो यहां खालिस्तान और स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट शब्द क्या है, काउंट व प्लूरल दोनों है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब ऑप्शन दे दिए हमें, ए फ्यू, बी एफ यू, सी द फ्यू, डी ऑल। अब देखिए, इट इज पॉसिबल सकारात्मक है या नहीं है ना। देखिए एक सेंटेंस क्या है, सकारात्मक, इसलिए हम यहां विद के बाद और स्टूडेंट से पहले, विद के तो बाद और स्टूडेंट से पहले जो खाली दिया गया है हम उसमें लगाएंगे आंसर एफ यू। क्या लगा देंगे, एफ यू, ठीक है। अब प्रश्न पूछने की स्टाइल चेंज हो सकती है, यानी ये पोर्शन बाद में आ सकता है और ये वाला पोर्शन पहले आ सकता है। जैसे और उदाहरण देता हूं, देखिए जैसे देयर आर ब्लैंक पर्सन हु, देयर आर persons who earns 5
लैख पर मंथ। अब इसमें देखिए, देर आर ब्लैंक पर्सन हु अर्न्स 5 लाख पर मंथ। अर्न्स की जगह आएगा अर्न, ठीक है। अब देखिए इधर, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ हैं या बहुत कम हैं, तो न के बराबर हैं। अगर हम अपने राजस्थान या और कहीं की बात करें तो यहां फ्यू आ जाएगा। ये बोलने में आपको पता चल रहा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन ऐसे होता है, देखिए जैसे ही हैज ब्लैंक रुपीज, ही कैन नॉट बाई ए बाइसिकल। देखिए क्वेश्चन यहां पूछा गया, दो बात चीज फिक्स कीजिए, ये रुपीज शब्द है, इसकी दो विशेषताएं हैं, काउंट है प्लस प्लूरल है, मतलब फ्यू वाले फ्यू आ सकते हैं, या फ्यू का जो भाई है वो आ सकता है। अगला सेंटेंस कैसा है, साफ दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, नोट, नेगेटिव है। अगर नोट है तो यहां आंसर आ जाएगा फ्यू। और अगर मान लीजिए ये क्या होता, पॉजिटिव, नोट नहीं होता, कैन बाई ए बाइसिकल होता, कैन नोट हटा देते तो यहां आ जाता एफ यू। क्या आ जाता, एफ यू आ जाता। कंप्लीट बात। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है द फ्यू के बारे में। फ्यू और ए फ्यू में कभी गड़बड़ नहीं होगी, ये पॉइंट याद रखना है। यदि सकारात्मक वाक्य है तो हमें किसका प्रयोग करना है, ए फ्यू का, और नकारात्मक है तो किसका प्रयोग कर देना है, फ्यू का, द फ्यू। अब देखिए जो आपको सेंटेंस दिया गया, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा और कभी गलत नहीं हुआ द फ्यू का प्रयोग। ये जो सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में मान लीजिए यहां खाली मिल गया आपको, और इसके बाद में 2 पॉइंट, काउंट, वह क्या है, प्लूरल शब्द। अब इस शब्द के बाद अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं, कर्ता प्लस, जैसे देखना हैव, हैज, हैड, 3 शब्द तो ये मान लीजिए, ठीक है, 3 शब्द तो ये, और इन 3 शब्दों के अलावा देखिए हैव, हैज, हैड, इनमें से कोई सा, फिर ओ डब्ल्यू ई या ओ डब्ल्यू ई डी या ओ डब्ल्यू ई एस, इनमें से कोई, ठीक है, या फिर पी ओ डबल एस ई एस, एक पी ओ डबल एस ई डबल एस ई डी, पजिस्ट, या पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस, पजिज। 3 3 6 3 3 9, ये 9 शब्द आपको अगर वाक्य में दिख जाएं, ये 9 शब्द अगर आपको वाक्य में दिख जाएं, कहां, जहां आपको प्रश्न पूछा गया है यहां। अब मान लीजिए यहां वो नाउन आएगा, काउंट प्लस प्लूरल शब्द, इसके बाद में आपको क्या दिख जाते हैं, ये 9 शब्द, हैव, हैज, हैड, ओव, ओव्ड, ओव्स, तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या आएगा, द फ्यू आएगा, निश्चित तौर पे। आंख बंद करके जवाब दीजिए, कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, जैसे लता हैज रीड ब्लैंक बुक्स दैट ही हैड। देखो ये खालिस्तान रूल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है क्या। अब इस खालिस्तान के बाद देखो काउंट प्लूरल नाउन है, अब यहां नियम लगाओ, दैट, इसके बाद में ही क्या आ गया रे, कर्ता। और मैंने कहा ये 9 शब्द, हैव, हैज, हैड, ओव, ओव्ड, ओव्स, पजिज, पजिज्ड और पजिज, ये शब्द दिख जाए तो निश्चित तौर पे क्या आ जाएगा, द फ्यू। अब अगर आपको ऑप्शन देता है फ्यू, बी ऑप्शन देता है एफ यू, या सी ऑप्शन देता है आपको
द फ्यू, और एक और कोई ऑप्शन दे देता है, मान लीजिए जैसे दे दिया सम, ऐसा कोई भी ऑप्शन दे, अब आपका आंसर कंफर्म है, गारंटी है, क्या आएगा, ये दिखते ही आपको लगा देना है द फ्यू, तो आंसर आ जाएगा सी। कंप्लीट। ये थी चर्चा, आप इनको ध्यान से एक बार पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ऐसा करते हैं तो ए फ्यू फ्यू और द फ्यू आज के बाद आपसे गलत नहीं होगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको लगातार कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार मटेरियल मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे, क्लास मिलती रहे, इसके लिए ई वाई फाई उमेश सर मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया और लगातार निरंतर हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स, उनके जानकारी, क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, गुड लक।